तो यार आज की कहानी एक ऐसे बंदे की जिसके सपने इतने बड़े थे कि शायद ये दुनिया उन्हें होल्ड भी नहीं कर पाती। उसने मेहनत की, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, अपने रास्ते में आने वाले हर एक प्रॉब्लम का सामना किया, लेकिन फिर क्या वो अपने सपनों तक पहुंच पाया? नहीं। लेकिन एक दिन उसके हाथ एक लेटर आता, आपको वॉरियर फेस्टिवल के लिए इनवाइट किया जाता है मिस्टर कांगदे हो। और उसी एक लाइन ने उसे वो चीज दिखाई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। एक चांस, एक असली चांस। वो कहता है शायद शायद मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये वॉरियर फेस्टिवल छोटी मोटी चीज नहीं है। यहाँ काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे हर जगह से, आपस में फाइट करेंगे और प्रूव करेंगे कि कौन सबसे पावरफुल है, और वही चलाएगा आइजीन ग्रुप को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है आज से 40 साल पहले सियोल के अंदर क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कोरिया की पुलिस भी हाथ खड़ी कर चुकी थी। हर तरफ कियोसा गैंगस्टर खुलेआम घूमते थे और तबाही मचाते थे और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी एक बंदा आया, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पर उसने उन सारे गैंगस्टर को ठिकाने लगा दिया और वहीं से जन्म हुआ आइजीन ग्रुप का, एक ऐसा अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कोरिया को एक तरफ से बैलेंस में रखता था। उस बंदे का नाम था जिन युंग जी। वही था वो इंसान जिसने क्राइम को कंट्रोल किया, जो दोनों वर्ल्ड लीगल और इलीगल के बीच खड़ा था। सीन प्रेजेंट में आता है और एक ऑफिसर बताता है कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और उसके जाते ही कोरिया में पावर का बैलेंस बिगड़ने वाला था। कुछ ऑफिसर इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है उन गैंगस्टर को खत्म करने का। दूसरा तुरंत बोलता है क्या तुम कोरिया में क्यों फैलाना चाहते हो? और इन सब के बीच मितना हाँ चुके आप सब सुन रहा होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उसे सहन नहीं होता और वो गुस्से में उठता है, टेबल पर इतने जोर से पंच मारता है कि पूरे टेबल में क्रैक्स आ जाते हैं। क्या तुम सब भूल गए कि हम लोग पुलिस हैं? एक इंसान के जाने के बाद क्या हम इतने भी कैपेबल नहीं है कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर सके? रूम में एक सेकंड के लिए साइलेंस छा जाती है, फिर वो सीधा खड़ा होता है और कहता है हर रात ये बात सुबह होनी ही है, और अगर इस अंधेरे में किसी ने गंदगी फैलाने की कोशिश की तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अनाउंस करते हुए कहता है ऑफिसर्स प्लान बी लॉन्च करो, द सीरियस क्राइम एजेंसी। सब ऑफिसर यस कहते हुए निकल जाते हैं और कमिश्नर हान अकेले बैठकर सोचता है जिन युंग जी तुमने कैसी जिंदगी जी होगी, लगता है तुमने मरने के बाद भी कुछ तो गिफ्ट छोड़ा ही होगा इस दुनिया के लिए, लेकिन टेंशन नहीं लो, अभी मैं जिंदा हूँ। सीन कट होता है जिन युंगी का फ्यूनरल, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल आए होते हैं उनकी रिस्पेक्ट में। तभी ताइजिन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव सैम आगे आता है और कहता है मुझे खुशी है कि आप सब चेयरमैन के फ्यूनरल में आए, इस बात से उन्हें भी सुकून मिलता। फिर वह रुकता है और एक सीरियस टोन में पूछता है चेयरमैन जिन यूंजिंग ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल में स्ट्रेंथ के बारे में कुछ कहा था, क्या आप जानते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है? सभी लोग अपनी राय देने लगते हैं। कोई कहता है ब्लड लाइन, दूसरा रैंक, तीसरा कहता है एफिलिएशन, चौथा ओरिजिन, पांचवा कहता है एवरीथिंग। लोग अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव सैम उस कपड़े को हटाता है जिसमें लिखा था शक्तिशाली इंसान नहीं जीतता, जो जीतता है वही शक्तिशाली होता है। और इसी के साथ एक जोरदार पंच मारता है और कहता है जो इंसान इस वॉरियर फेस्टिवल के टॉपर होगा वही ताइजिन ग्रुप का नया चेयरमैन बनेगा। तो साथियों तैयार हो जाओ जिन यांगी के रास्ते में चलने के लिए। और यहीं से लोगों में एक अलग ही वाइब चलने लगती है, अलग ही मोटिवेशन आ जाती है। तभी सिंसिप होता है हमारा मेन कैरेक्टर कांगदे, तो उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है ओह लगता है मुझे इनविटेशन को फॉलो करते हुए इसके रूल्स और रेगुलेशन को मानना ही पड़ेगा। तभी उसके सामने एक बस आ जाती है, वो समझ जाता है ये वही बस है जो उसे वॉरियर फेस्टिवल में ले जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बस में कदम रखा है उसे खून दिखता है, वो तुरंत समझ जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस बस में कांगदेहो की तरह काफी सारे लोगों को इन्विटेशन मिली थी, लेकिन अब अकेला एक ही बंदा बचा था और वो बंदा बड़े ही आराम से बैठा था। तभी दोनों की नजर आपस में मिलती है और तभी ड्राइवर कहता है क्वालिफिकेशन टेस्ट स्टार्ट हो गई है लड़के। कांग कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही वो बंदा अपने नाइफ से कांग पर अटैक कर देता है, लेकिन कांग बड़ी आसानी से उसे एक ही करते हुए उस बंदे को दूर फेंक देता है और कहता है हे तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बात कर रहा था। लेकिन वो बंदा बिना किसी रिएक्शन के फिर से कांग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। कांग भी कहाँ रुकने वाला था, वो अपनी पंच में स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ ताइजिन ग्रुप का हेड सिक्योरिटी इंचार्ज चोईजांग बताता है ये बस नंबर 10 है और इसमें गोसान का पावरफुल इंसान ची सियोग आ रहा है जो इस कंपटीशन में तगड़ा प्लेयर होगा। वो इतना कहता है कि बस को तोड़ते हुए ची सियोग बाहर निकलता है, जिसे देखकर चोईजांग और बाकी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यहाँ ची सियोग का थोबड़ा बिगड़ गया, उसकी हालत खराब हो गई थी।
तभी बस एक आंख निकलते हुए कहता है, हे चेस्टनट, हम फिर से मिल गए। तभी हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांग रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर मछली पकड़ने चला गया था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। तभी कुछ लोग उसे नोटिस करते हैं और कहते हैं, लड़के क्या तुम्हें पता नहीं तुम इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में फिश हंटिंग नहीं कर सकते। कांग गुस्से में कहता है, तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, ऐसे ही बहुत भूखा हूँ मैं। और उस बंदे को एक ही पंच में बेहोश कर देता और ये मैं की आवाज ताइजिन ग्रुप के चेयरमैन को भी आ रही होती है। कांग सबको मारता हुआ चेयरमैन की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन हेड सिक्योरिटी इंचार्ज चो जोंग उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है, हे लड़के तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। कांग उसे पकड़ कर कहता है, निकल जा साले मेरे रास्ते से, और उसे पटक कर दूर फेंक देता है। तभी कांग चेयरमैन की तरफ देखता है। चेयरमैन उसकी पावर को समझ गए थे, इस बंदे में कुछ तो पोटेंशियल है, और उसे देखते हुए कहते हैं, हे लड़के क्या तुम ड्रिंक करना पसंद करोगे। और उन दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होती है और यहाँ चोईजांग गुस्से में बस अपनी कमीज को सुखा रहा होता है। साले कांग को पता नहीं होता ये इंसान जो मेरे सामने खड़ा है ये ताइजिन ग्रुप का चेयरमैन कहता है, लड़के तुम काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, तुम्हें तो आसानी से कहीं भी काम मिल जाएगा। कांग कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है मिस्टर, जिसे तुम समझ नहीं सकते। चेयरमैन कहता है, क्या हो अगर तुम्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम अपने सपनों को पूरा कर सको तो तुम क्या करोगे। कांग कहता है, ओए बुड्ढे सड़िया गए हो क्या, लेकिन तुमने पूछा है तो बता ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल मैं उसे जरूर पूरा करूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों हाथ मिलाते हुए निकल जाते हैं। चेयरमैन वहाँ से जाते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड चोईजांग से कहता है, इसे भी वॉरियर फेस्टिवल का लीडर भेज देना। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कांग कहता है, चश्मेश जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आ गया। हाँ वो उस लेटर को चोईजांग को थमाते हुए उस बड़े से गेट को खोल देता है जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे का सामना करने को तैयार थे। तभी हमें दिखाया जाता है आखिर बस में हुआ क्या। जैसे ही चीसियो कांग को मारने जाता है वैसे ही कांग एक स्माइल के साथ उसके हाथों से एक ब्लेड को हटा देता है, लेकिन चीसियो को अपने दूसरे ब्लेड से सीधा थ्रस्ट कर देता है। लेकिन कांग को तो मजा आ रहा, वो अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। जैसे ही वो बंदा अपने ब्लेड को उसे मारने ही जाता है कि कांग अपनी शर्ट से ही उसे उसके नाइफ को ब्लॉक कर लेता है और इतना बड़ा किक मारता है जिससे वो बंदा कोने में चला जाता है। कांग कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे एक ही पान से घुटनों पर आ जाओगे। ये सुनते वो बंदा पूरे गुस्से में आ जाता है और अपने दोनों हाथों में ब्लेड लेकर अपनी एबिलिटी हार्ड स्कल को एक्टिवेट कर लेता है और कांग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लड़के आज तुम मरने वाले हो, लेकिन यहाँ कांग को तो मजा आ रहा होता है। अभी एक सडन शिफ्ट होती है जिससे बस घूम जाती है। इसका फायदा उठाते हुए कांग चीसियो पर अपने पैरों से जोरदार अटैक कर देता है। ये अटैक उसे काफी जोर की लगी थी जिसे उसे काफी दर्द होता है। कांग इसका पूरा फायदा उठाते हुए उस पर एक तगड़ा वाला पंच मार देता है जिससे वो बस को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वो ड्राइवर भी सोच रहा होता है ये बंदा काफी स्ट्रांग है। कांग एकदम कूल पोज के साथ अपने कपड़े के बारे में सोच रहा होता है, लगता है मेरा कोट खराब हो गया। सीन प्रेजेंट में आता है, वो उस गेट को खोलते हुए कहता है, मेरे सपने मैं आ रहा। और उस गेट को खुलते ही काफी सारे लोग कांग को घूर रहे होते हैं। कांग उस रास्ते में चलता जा रहा होता है। उनमें से कुछ लोग कहते हैं, तुमने सुना उस बस में तो चीसियो का आ रहा था ना, क्या इस बंदे ने उसे हरा दिया। कांग उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, ये लोग तो छोटे बच्चे हैं। ये बात सुनते ही एक बंदा कांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। कांग मुंह घुराता है, तभी उस बंदे को एक जोरदार थप्पड़ लगता है जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहता है, कौन है बे तू। तभी वो बंदा कहता है, हे तुम्हें मरना है क्या। उसे देखकर वो बंदा वहीं चुप हो जाता है, डर के मारे कांपने लगता है। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये बंदा बुसान क्राइम गैंग का बॉस वान तेयू है। जैसे ही बान अपनी आंखें उसे दिखाता है वैसे वो डर के मारे भाग जाता है। तभी वो बंदा कहता है, हे लड़के क्या तुम अपनी लाइफ से प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की चिंता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद वो लोग कैसे जिएंगे। और वो कांग के सर में हाथ रखते हुए कहता है, जाओ बच्चे घर जाओ। कांग को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, बड़े से पीक जैसे दिखने वाले इंसान अपने काम से काम मतलब रखो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। वान को भी गुस्सा आ रहा होता है। वान जैसे ही हाथ उठाने वाला होता है वैसे ही एक इंसान उसके हाथ को रोक लेता है। तभी हमें बताया जाता है ये बंदा ताइजिन ग्रुप स्पेशल फोर्सेस से आया है। इस बंदे का नाम बू बुआन है, जो कहता है तुम लोगों को एलिमिनेट होना है क्या। तभी वान कहता है, बच्चे तुम लकी निकले, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। कांग भी उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और हेलीकॉप्टर से एक बंदा ऊपर से नीचे आता है और एक तगड़ा पंच के साथ धमाकेदार एंट्री लेता है जिससे आसपास के सारे लोग उसके प्रेशर को ही नहीं झेल पाते। तभी हमें बताया जाता है ये बंदा ताइजिन ग्रुप का टॉप ऑफिसर ली सांग है, जो आते ही कहता है, मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं है तो ध्यान से सुनना, जो भी बंदा ये वॉरियर फेस्टिवल जीतेगा उसे मिलेगा ताइजिन ग्रुप के सारे एसेट्स और वो बनेगा नया चेयरमैन। गेम सिंपल था, तुम लोगों को 4 स्टेजेस क्लियर करने पड़ेंगे, जिनमें से पहला स्टेज लवाना माउंटेन। तुम लोगों की संख्या करीब 200 के आसपास होगी। तो फर्स्ट स्टेज सिंपल है,
तुम लोगों में से जो पहले 20 प्लेयर्स बचेंगे वो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। और हाँ, तुम लोग अपने नाइफ, ब्लंट, अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरह का पॉइजन, फायरवर्क, शूटिंग, गन, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना मना है। जैसे ही सनसेट डूबेगा ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इससे पहले किसी ने गंदगी फैलाने की कोशिश की। ली सांग इतना कहता है कि एक बंदा उसे रोकते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम, ये सब एक पोकर गेम की तरह है, बिना पहले से ही डिसाइड हो चुका है। चेयरमैन जिन यांग जी के 5 बेटों में से कोई एक ही जीतेगा। वो अपनी बात पूरी करता है इससे पहले स्पीड में एक बंदा उसे मारकर उसे घुटनों में ला देता है। उसे भी समझ नहीं आता ये इंसान इतनी स्पीड में कब मेरे पास आया। तभी टॉप ऑफिसर ली सांग उसके गले को पकड़ते हुए उसे उठाता और कहता है, बदतमीज, क्या तुम्हें पता भी है चेयरमैन की लास्ट स्पीच क्या थी? उसे मारते हुए कहता है, पोजीशन, फैमिली, रैंक कोई मायने नहीं रखते। इस फेस्टिवल को जो जीतेगा वही बनेगा नेक्स्ट ताइजिन ग्रुप का लीडर। अगर तुम लोगों को ताइजिन के एम्प्टी थ्रोन में बैठना है तो तैयार हो जाओ। तो सारे लोग कॉन्फिडेंस से बढ़ जाते हैं और सोचते हैं यहाँ पर एक फेयर गेम होगा। तभी ली सांग कहता है, खोल दो गेट को। तो साथियों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि द वॉरियर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट इज द लवाना माउंटेन। वो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ जाते हैं, बिना ये जाने कि कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। तभी कांग कहता है, लगता है अब मेरा टाइम भी आने वाला है। और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस गेट से अंदर लवाना माउंटेन में एंटर कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है लवाना माउंटेन की तरफ, जहाँ कांग बिना किसी चिंता के उस माउंटेन में घूम रहा होता है। वहीं उसे 2 और प्लेयर नोटिस करते हैं कि इस पागल को अपनी लाइफ की बिल्कुल फिक्र नहीं, जो अकेले घूम रहा है। और यहाँ कांग तो बस उस सांप को देख के यही सोच रहा होता है, क्या मैं इसे खा लूं, ये जहरीला तो नहीं होगा, वैसे भी भूख बहुत जोर की लगी है। तब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से कहता है, क्यों, इसे मारना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो वो बंदा है। और दोनों काम को भूल कर उस बंदे को एलिमिनेट करने के लिए अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। लेकिन उस बंदे को आराम से फील हो जाता है कि ऊपर से 2 लोग उसे मारने आ रहे हैं। और वो इतनी स्पीड में अपने पंचेस चलाता है कि उन लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था ये कब हुआ। वो बंदा उन दोनों को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है, मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना कोरिया के सबसे पावरफुल लोग इस कंपटीशन में आ रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो गली के कुत्तों से भी कमजोर हो गए। वो प्लेयर्स कहते हैं, हम लोग सरेंडर करते हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन वो बंदा उन्हें मारते हुए कहता है, लगता है मैं ये कंपटीशन जीतू या न जीतू, लेकिन मुझे मजा बहुत आने वाला है। और पागलों की तरह हंसने लगता है। और ये बंदा और कोई नहीं, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन जो म्यूंग हुन होता है, जो कांग के सामने आ जाता है। हे लड़के, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना पसंद करोगे? कांग देखता है इसने बहुत सारे प्लेयर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन कांग बिना डरे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। और वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ सबसे पहले कांग ने अपने किक से एक जोरदार अटैक कर दिया था, लेकिन वो बंदा आसानी से उसे डॉज कर लेता है और सेकंड की स्पीड में कांग पर काफी सारे पंचेस मार देता है। कांग को भी पता नहीं चलता ये फिश अटैक कब उसे लगे। तभी कांग अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए उसके बॉडी पर एक जोरदार पंच मार देता, लेकिन म्योंग अपने बॉक्सिंग स्टाइल से कांग के खतरनाक पंच को रोक लेता। कांग के पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो बंदा पीछे खिसकते हुए चला जाता है। वो कहता है, लड़के, क्या तुम्हें बॉक्सिंग का ये भी पता है? कांग कहता है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि यहाँ पर एथलीट्स आए होंगे, ये कंपटीशन काफी हार्ड होने वाला है। म्योंग कहता है, रिंग्स में फाइट करने से ज्यादा मजा तो यहाँ खुले में आ रही है। यहाँ कांग मन में सोचता है, ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने इतनी स्पीड में मुझे पंचेस मारे कि मुझे दिखाई भी नहीं दिया। अरे यहाँ म्योंग सोच रहा होता है, ये लंबे बालों वाला लड़का जिसके पंच को तो मैंने रोक लिया, लेकिन अभी भी मेरे आर्म्स कांप रहे हैं। कांग सोचता है, ये बंदा फास्ट है। म्योंग सोचता है, ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। ओ भाई। म्योंग अपने रिफ्लेक्सेस को ऑन करने लगता है और उस पर झपट पड़ता है और बताता है, मेरा जय बेटा कितना पावरफुल है कि बस 0.2 सेकेंड में अगर किसी को मेरा जेब लग जाए तो बंदा एक ही पल में नॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे काउंटलेस टाइम प्रैक्टिस किया है और लोगों को मारा है। और यही बोलते हुए कांग पर कई सारे जेब अटैक्स कर देता है। कांग बस उसके सारे जेब अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और ये बंदा कहता है, लड़के, तुम्हारी एंडोरेंस चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन सबकी एक लिमिट होती है। और एक तगड़ा अटैक करते हुए कांग के डिफेंस को तोड़ देता है और हंसते हुए कहता है, हाँ। लेकिन उसी पल कांग का एक पंच उसके मुंह में लगता है, जिससे उसकी बत्तीसी टूट जाती है। वो सोचता है, ये कैसे हुआ? इसने प्रिटेंड किया जैसे इसका गार्ड डाउन हो चुका है। तभी कांग एक पत्थर को टांग से मारते हुए उसके फेस पर अटैक कर देता है, जिससे म्योंग को बड़ी जोर कर लगती है। कांग यही नहीं रुकता, वो इसका फायदा उठाते हुए उस पर और कई सारे पंचेस मार देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही कांग उसे फाइनल ब्लो देने जाता है, तभी वो बंदा कहता है, बॉक्सिंग का बेसिक यही है लड़की, फाइट के समय अपनी आंखों को बंद मत। और कांग के पंच में अपना पंच लड़ा देता है और जिससे म्योंग की ही हाथ की उंगलियां टूट जाती है। लेकिन कांग उसे बिना मौका दिए उसके अंग को पकड़ते हुए उसकी हड्डियां तोड़ देता है।
जिसे उसे खतरनाक पेन फील होता है। वो चीता, कमीने तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। तभी कांग उसके पास आ जाता है, जिससे म्योंग का मुंह डर के मारे सूख जाता है। वो सोचता है, ये कोई डीमन तो नहीं, ये मॉन्स्टर मेरे पास क्यों आ रहा है। वो कहता है, हे रुको, मुझे मत मारो, हे कोई इस बंदे को रोको। तभी कांग कहता है, हम लोग किसी रिंग में नहीं है और ना ही यहाँ कोई कोच है जो तुझे बचाने आएगा। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अगर तुम हार जाते हो तो इसका साफ मतलब कि तुम दूसरों के द्वारा शिकार कर लिए जाओगे। और उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, क्या तुमने उन लोगों को छोड़ा था जो तुम्हारे सामने भीख मांग गए थे? ये जगह तुम जैसे लूजर्स के लिए नहीं बनी है। इस फेस्टिवल में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। दूसरी तरफ लवाना माउंटेन के टाइजन कंट्रोल टावर को दिखाया जाता है, जहाँ सारे एग्जीक्यूटिव सभी प्लेयर्स पर ध्यान दे रहे थे। हेड सिक्योरिटी गार्ड चो यांग कहता है, एरिया 19 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन जो म्योंग हूं को एलिमिनेट कर दिया गया है, जल्दी से उसे क्लियर करो। तभी हमें टाइजिन ग्रुप के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो अपने अपने बेट्स प्लेयर्स पर लगा रहे होते हैं। तभी ली सांग कहता है, मैं अपनी बेट चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे पर लगाता हूँ और 10 बुल फ्रॉग लगा देता है। तभी दूसरा टॉप ऑफिसर कहता है, ली सांग तुम कितने चालाक हो बे, अच्छे प्लेयर को चुन लिया। तो मैं चेयरमैन के दूसरे बेटे पर अपनी दाव लगाता हूँ। तभी तीसरा टॉप ऑफिसर कहता है, नहीं, मैं तो फर्स्ट राउंड में खेलने ही वाला नहीं। तभी चोईजांग कहता है, ये बुढ़े लोग ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं कि क्या मैं बोलूं। तभी स्क्रीन पर हमारे कांग को दिखाया जाता है। चौथा टॉप ऑफिसर कहता है, ये बंदा कौन है? तभी चोईजांग बताता है, बुसान से आने वाले टॉप क्रिमिनल को इसने मार गिराया। और एक बार चेयरमैन ने अपने मरने से पहले इसे खुद रिकमेंडेशन लेटर भेजी थी। चौथा ऑफिसर कहता है, आहा इंटरेस्टिंग, मैं अपनी सारी बेट इसी लड़के पर लगाता हूँ। पहला और दूसरा ऑफिसर कहता है, तुम अपने सारे एसेट्स हार जाओगे बुड्ढे। चौथा ऑफिसर कहता है, जिस बंदे को खुद चेयरमैन ने एक्नॉलेज किया इस फर्स्ट राउंड को, वो क्लियर ना कर सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो देख ही लेते हैं इस बंदे में कितना है दम। सीन शिफ्ट होता है वान तायू। ये वही बंदा है जिसने कांग से कहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो मस्त पानी पीते हुए कहता है, क्या रिफ्रेशिंग है। वो पीछे देखते हुए कहता है, तुम लोग क्या लेने के लिए आए हो? तभी उन लोगों में से एक बंदा कहता है, वान तायू, क्या तुम अपने सीनियर्स को इतनी जल्दी भूल गए? भूटान में तुम्हारे आने से पहले सभी लोग हमारी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जिस दिन तुम वहाँ आए तुमने हमारे ग्रुप को इस तरह से इंसल्ट किया कि हमारा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आज हम लोग उसका बदला लेंगे। और ये बोलते हुए भूटान के सारे लोग वान तायू पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही सारे अटैक्स वान पर लगते हैं, वान उसे आसानी से झेल लेता है। उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। वो कहता है, उस दिन तो मैं तुम लोगों को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन आज जरूर कर दूंगा। और ये बोलते हुए अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। सारे लोग हवा में उड़ने लगे। वो सबको मारते हुए सारे लोगों को पत्थर से टकरा देता है और कहता है, मुझे मजा आ रहा है। तभी वहाँ पर एक येलो हेयर वाला बंदा आता है और कहता है, क्या तुम वही भूटान के नंबर 1 हो? वो अपने इंट्रोडक्शन दे पाता है इससे पहले कांग अपने एक ही किक से उसका खेल खत्म कर देता है। उस बंदे को 1 पर फेंकते हुए कहता है, हटबे साहब, मुझे उस बंदे से लड़ना है। वन उसके अटैक को देखकर सोच रहा होता है, ये तो वही बंदा है ना जो मुझे एंट्रेंस पर मिला था। और खुश होते हुए कहता है, अब मजा आएगा। कांग कहता है, क्या मैंने तुझे ज्यादा वेट तो नहीं करा दिया ना? वन कहता है, मुझे लगा ही था तू जिंदा होगा बच्चे। और वे दोनों अपनी ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। दोनों के चेहरे में एक अजीब सी चमक थी कि कौन किसको पहले मारेगा। वो बंदा अपने पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, बच्चे मैं बुसान का नंबर 1, तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम सबसे पहले अटैक करो। जिससे कांग को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, साले बस 3 सेकेंड। और टाइमर स्टार्ट हो जाती है। कांग अपने राइट हैंड में अपने पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके 0.52 मिली सेकेंड में उसका थोबड़ा बिगाड़ देता है। कांग ने इतनी स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ वान पर पंच मारा था कि वो जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है, अभी तो मैं खड़ा था, फिर कैसे जमीन पर आ गया। अब उसे भी फील हो गया था कि मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। उसे वो सारी चीजें याद आने लगती है, कैसे वो भूटान का नंबर 1 बना। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारते हुए टॉप पर पहुंचा। उसका सपना था नेशन नंबर 1 बनने का, जिसके कारण उसने वॉरियर फेस्टिवल के लेटर को एक्सेप्ट किया। और यही सब याद करते हुए वो उठता है। कांग उसे उठा हुआ देखकर सोचता है, मैंने इसे काफी जोर कर स्ट्राइक मारा था। ओह तुम काफी स्ट्रांग हो। वान कहता है, मैं भूटान का नंबर 1 वान तायो हूँ। मैं अपनी ईगो में आकर भूल गया था कि इस दुनिया में हर एक इंसान के ऊपर कोई ना कोई होता ही है। तो अवान उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट की। ये देखकर कांग भी उसके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है। वान कहता है, तुम्हारा नाम? कांग बताता है, मेरा नाम द ग्रेट कांग दायो है। वो कहता है, मैं याद रखूंगा। क्या तुम फिर से एक बार फाइट करोगे? कांग उसके बिहेवियर को देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों अब होगी असली फाइट।
तभी हमें वान के बारे में बताया जाता है। हाइट 190 सेंटीमीटर, वेट 120 केजी, अचीवमेंट जूनियर जूडो वर्ल्ड को डोमिनेट किया, सीसीरम चैंपियनशिप जीती और इसकी बॉडी ग्रैपलिंग के लिए ही बनी है, यानी कुश्ती जूडो। दूर से गाइडिंग ग्रुप की स्पेशल फोर्सेस उन्हें देख रही होती है, जिसमें जियो की कहता है एक ऐसा लड़का जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं, उसने चीसियो को हरा दिया और अब बुसान के नंबर 1 से लड़ रहा है। ये काबिले तारीफ है। ये फाइट काफी रोमांचक होगी। और यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वान उस पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन कांग उसे डॉज करते हुए उसके फेस पर 2-3 पंच और लगा देता है। वान जैसे ही कांग के गर्दन को पकड़ने जाता है, वैसे ही कांग काउंटर अटैक करता है और घूमते हुए उसके स्टमक में एक तगड़ा पंच मार देता है। लेकिन वान भी नीचे अटैक कर देता है, लेकिन कांग उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। दोनों में जमकर फाइट होने लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कांग उस पर भारी पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही कांग उस पर एक और खतरनाक पंच मारने जाता है, वान उसे पकड़ लेता है और पटकने ही वाला होता है, लेकिन कांग जमीन पर अपने हाथों को रखते हुए उसे नलीफाई कर देता है, जिसे वान भी सोच रहा होता है ये बंदा मेरे इस अटैक से बच गया। तभी कांग उसके हाथ को पकड़कर लॉक कर देता है और जियो जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वान अपनी पूरी ताकत से उसे छुड़ाता है और उस पर पैरों से एक लात मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। और यहाँ वान भी सोचता है ये बंदा किस मिट्टी का बना है। तभी वान अपनी एबिलिटी बुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए कांग पर अटैक कर देता है। दोनों के आपस में कड़ी टक्कर हो रही होती है, कोई हारने को तैयार नहीं था। वान सोचता है अगर मैं हार गया तो रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ कांग बिना कुछ सोचे उस पर पागलों की तरह अटैक पे अटैक कर रहा होता है। काफी समय तक उन दोनों के बीच फाइट चलती है, लेकिन वान को एक मौका मिल जाता है अपनी जूडो स्किल दिखाने का। वो उसकी कमर को पकड़ लेता है और सुप्लेक्स देने की सोचता है, लेकिन वो कांग को उठा ही नहीं पाता। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कांग को नहीं बल्कि एक बड़े से माउंटेन को उठा रहा हो, जो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, एडवांटेज तो मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास कैसे बना हुआ है। और कांग अपनी पूरी शक्ति से उसे ही एक सुप्लेक्स दे देता है। वो बंदा बेहोश होते होते ही सोच रहा होता है मैंने तो एक गलती भी नहीं की थी, तो मैं इस सिचुएशन में कैसे आ गया। तभी कांग कहता है वान ताई हो, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, मुझे आशा है हम दोनों फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। वान को भी ये सुनकर शांति मिलती है कि उसने मेरे नाम को रिकॉग्नाइज किया और वो ऐसे ही बेहोश हो जाता है। इसी के साथ काफी सारे लोग लवाना माउंटेन के फर्स्ट स्टेज में ही एलिमिनेट हो गए थे। तभी एंट्री होती है एक और न्यू कैरेक्टर, ली गन वो, एक स्पेशल पुलिस फोर्स द आउल टीम लीडर, कोड नेम अल्फा, जो इस लवाना माउंटेन में टाइटन्स के मेंबर को मारने के लिए आ चुका था। वो बंदा का था कोरिया के सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स यहीं इकट्ठा हो गए हैं। आज की रात उन क्रिमिनल्स के लिए आखिरी होगी, तो ऑफिसर्स कोई भी बचना नहीं चाहिए। और दूसरी जगह टाइजिन के एग्जीक्यूटिव वान ताह्यू को ले जाने के लिए आए होते हैं। तभी वान उठकर खड़ा हो जाता है, ओ भाई, जिससे एग्जीक्यूटिव भी सोच में पड़ जाते हैं क्या क्या ये कंटिन्यू करने वाला है। वो खड़ा होकर कहता है मैं बुसान का नंबर 1 अभी भी लड़ सकता हूँ, कांग साले। और दोनों एग्जीक्यूटिव वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ वान ताह्यू की सिचुएशन खराब होती है। दूसरी जगह वो स्पेशल फोर्स अपने ग्रुप मेंबर से कह देते हैं हम लोग अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे। कुछ ही पल में ऑल टीम हेलीकॉप्टर से सप्लाईज मंगा लेते हैं। टीम लीडर ली गनबू कहता है ऑल यूनिट्स फाल्कन डेल्टा गामा तुम लोगों को पूरी अथॉरिटी है, आज की रात इस पूरे लवाना माउंटेन में सभी क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर देना। ये सुनते ही सारे सोल्जर्स क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करने के लिए निकल जाते हैं। अरे हाँ, हमारा बंदा कांग वान को मारने के बाद मस्त पीपी करने चला आया होता है और यही सोच रहा होता है इस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन तभी ऑल टीम का एक ऑफिसर कांग के गर्दन पर नाइफ रख देता है और बस चलाने ही वाला होता है कि दूसरी जगह हमें ऑल टीम के बारे में बताया जाता है, जहाँ कैप्टन कहता है क्या ऑल टीम अपने मिशन में सक्सेस हो पाएगी। तो डिटेक्टिव स्क्वाड लीडर कहता है डोंट वरी सर, ऑल टीम काफी सीक्रेट फोर्सेस है जिसने अपने सारे मिशन को बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया है, आप चिंता ना करें वो जरूर सक्सेस होगी। और यहाँ ऑल टीम के मेंबर्स अपने काम में लग गए होते हैं, वो सभी क्रिमिनल्स को एक एक करके मारने लगते हैं। तभी ऑल टीम लीडर गनबू के पास असेसन क्लान का स्वॉर्ड्समैन गू गंगचू लाते हुए कहता है हे तुम तो कोई स्पेशल फोर्स के ऑफिसर लगते हो। गनबू उसे बस देखता है और एक ही पल में उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये बंदा अपना स्वॉर्ड भी निकाल पाता, उससे पहले गनबू ने उसका खेल तमाम कर दिया था। तुम्हारे जैसे छुओं के लिए मेरा एक नाइफ भी काफी है। ताइजिन ग्रुप के कंट्रोल टावर में भी पता चल गया होता है कि एक हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ लोग लवाना माउंटेन में आ गए हैं। चो यांग गुस्से में कहता है मुझे लगा ही था चेयरमैन के जाने के बाद कोरिया की पुलिस शांत नहीं बैठेगी। तभी टॉप ऑफिसर जिसके कंट्रोल में स्टेज 1 था वो कहता है तुम चिंता मत करो छोजहां, जिसने भी वॉरियर फेस्टिवल को बर्बाद करने की कोशिश की है उसे मरना ही होगा। और ये बोलते हुए वो निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है लवाना माउंटेन में टीम माउल को, जिसकी दूसरी सप्लाई पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर आ गया होता है। लेकिन इस बार ली संग मैदान में उतर चुका था। वो अपनी एबिलिटी चेन मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और अपनी ब्रूट सेंस से नीचे गिरा देता है। इस धमाके की आवाज ऑल टीम को भी आती है। उन्हें भी पता चल गया होता है कुछ तो बड़ा हुआ। ली संग इतने गुस्से में था कि वो अपनी स्ट्रेंथ से ही उस हेलीकॉप्टर को उठाने लगता है। और यहाँ वो सोल्जर सोच रहा होता है ये बंदा क्या करने की सोच रहा है। लेकिन तब तक ली संग हेलीकॉप्टर को उठा चुका था और ऑल टीम के ऊपर फेंक देता है,
जिससे तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। ये देखते हुए उन ऑफिसर्स को भी फील हो गया था हम लोग इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे। ली संग आते हुए कहता, जिन लोगों ने भी वॉरियर फेस्टिवल को खराब करने की कोशिश की है आज वो नहीं बचने वाला। ऑल टीम के मेंबर्स को भी पता चल गया होता ये बंदा ताइजिन ग्रुप के 4 स्टार में से एक ली संग है। ये हमें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऑफिसर्स ली संग पर शूट कर देते हैं, लेकिन ली संग भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपने पैरों से धूल उड़ाते हुए उनके पीछे से अटैक कर देता है, जिसे उन दोनों का खेल वहीं खत्म हो जाता है। ऑल टीम का फाल्कन गनवू को सारी सिचुएशन बता देता है, डेल्टा और गामा खतरे में। तभी गनवू कहता है प्लान को चेंज करो, हमें गामा और डेल्टा को बचाना ही होगा। ये सुनकर फाल्कन भी चौंक जाता है। वो कहता है सर कि हम लोग सच में उस मॉन्स्टर का सामना कर पाएंगे। गनवू कहता है हाँ, हम लोगों के पास एक प्लान है। और वे लोग गामा को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही पल में गनवू उन सारे क्रिमिनल्स को मारते हुए गामा के पास चला जाता है। तभी गामा अपनी गन देते हुए कहता है टीम लीडर आपको ये मिशन फिनिश करना ही होगा। तुमने अपना बेच दिया गामा, अब तुम शांति से मर सकते हो। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी कांग कहता है हे तुम लोग तो देखने में पुलिस लगते हो, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ वॉरियर फेस्टिवल चल रहा है। गनवू उसे इग्नोर कर देता है। कांग को गुस्सा तो आता है, लेकिन कांग उसके साथी को फेंकते हुए कहता है इसे लो और यहाँ से निकल जाओ, ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है। गनवू गुस्से में आ जाता है, एक वर्ड भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अपना नाइफ कांग की तरफ थ्रो कर देता है। कांग उसे डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है ये एक डिस्ट्रैक्शन था। तभी गनवू अपनी पिस्टल को एम कर देता है, लेकिन कांग उसके अटैक से बचते हुए काउंटर अटैक कर देता है। उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। कभी कांग भारी पड़ रहा होता है तो कभी गनवू। इसी बीच गनवू कहता है हे क्रिमिनल, आज की रात इस माउंटेन में तुम्हारा भाग्य मैं डिसाइड करूंगा। कांग कहता तो गॉड है क्या वे जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, और उसकी पिस्टल को रिफ्लेक्ट करते हुए गनवू की कमर में पंच मार देता है और इन दोनों में फिर से इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। कभी कांग अटैक कर रहा होता है तो कभी गनवू। इसी बीच वो दोनों अटैक फोर्स से दूर हो जाते हैं। गनवू अपनी गन को पकड़ते हुए सोचता है नहीं, मैं अपनी सारी बुलेट्स इस बेकार से इंसान पर बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे उस मॉन्स्टर को मारना है। वो इतना सोच ही रहा होता है तभी कांग उसे पकड़ने के लिए आ जाता है। वैसे ही गनवू उसको पिस्टल से शूट कर देता है, लेकिन कांग उसके ही ऑफिसर को आगे कर देता है और उसके अटैक से बच जाता है। जैसे ही गनवू अपने ऑफिसर्स को पकड़ता है, कांग उसके ठीक पीछे आकर एक तगड़ा वाला पंच मारता है, जिससे उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। उसे याद आने लगता है कैसे उसकी फैमिली को गैंगस्टर ने मार दिया था। तभी से उसने सोच लिया कि इस दुनिया में उसे सारे क्रिमिनल्स का सफाया करना है। वो जोर से चिल्लाता है नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता। और यही सोचते हुए अपने नी से एक तगड़ा वाला अटैक कांग पर कर देता है और पिस्टल की ओर बढ़ जाता है। दोनों पिस्टल को लेने के लिए अपना दम लगा रहे होते हैं और यही छीना झपटी करते हुए दोनों तालाब में गिर जाते हैं। गनवू उसके गर्दन को दबाते हुए कहता है मर जा साले मर जा, लेकिन कांग अपनी ब्रूट फोर्स से उसके हाथ को हटाता है और उसे पकड़कर पानी में ही पटक देता है, जिससे गनवू को जोरदार चोट लगती है और यहीं गनवू का काम तमाम हो जाता है। कांग मस्त उसका पिस्टल लेते हुए कहता है बाप को बेच साले। तभी उसके पीछे टॉप ऑफिसर ली संग आ जाता है और कहता है हे लड़के, उस पिस्टल को मेरे हवाले कर दे। कांग देखता है अच्छा तो ये खिलौना, जाओ मैं नहीं करता, और उसके ऊपर ही गन तान देता है। नहीं करूंगा, क्या कर लेगा, अगर तेरे में दम है तो मुझसे लेकर दिखा। जिससे ली संग को खतरनाक वाला गुस्सा आता है। कांग चाल चलते हुए उसके पास गन फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो गन पकड़ता है कांग उसके मुंह में रख कर देता है, जिससे वो काफी दूर चला जाता है। ये देखकर 3 एग्जीक्यूटिव निकलते हैं और कहते हैं तुमने गेम के एक्ट 1 को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन कांग चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों ने कहा था कि शूटिंग फायरवर्क मना है, तो इन लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया? क्या यहाँ रूल नहीं टूटा? मेरे शोल्डर पर ये बुलेट लग के निकल गई, मैं मरते मरते बचा, क्या यहाँ रूल नहीं टूटा? क्या तुम लोगों का इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए? एग्जीक्यूटिव एक दूसरे का मुंह देखते हैं। जैसे ही ली संग के पास गन आ जाती है वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन कांग ली संग के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा क्या जाने का, कहीं जाने से पहले मेरे सामने सर झुकाकर माफी मांगो। एग्जीक्यूटिव बोलता है हे क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, ली संग सोच रहा होता है ये लड़का बिना किसी हेजिटेशन के मुझे सर झुकाने को बोल रहा है, इंटरेस्टिंग, ये मुझे चिल फीलिंग दे रहा है। तभी हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है जहाँ यूनाइटेड स्टेट को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा था। तभी एक बंदा आया जिसने सभी को हटाकर मुझे चैलेंज किया। क्या उसने भी इसी तरह मेरे कॉलर को पकड़ा था? ये फीलिंग सेम है। और वो दोनों अपने मुक्कों को एक साथ क्लैश करते हैं और ठीक उसी तरह ली संग और कांग अपने मुक्कों को क्लैश करते हैं, जिससे कांग को भी इस मोटे के स्ट्रेंथ का पता चल गया होता है और ली संग भी समझ गया होता है ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। ली संग कहता है मुझे बहुत समय बाद ऐसी फीलिंग आ रही है लड़के। ये बोलते हुए अपने चैन से कांग पर अटैक कर देता है। कांग भी उसकी चैन को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो चैन सीधा आने की जगह उसके पीछे से अटैक करती है, जिससे कांग को काफी चोट लगती है। उसकी चीख निकल चुकी थी। वो उसकी चैन को हटाता है, लेकिन ली संग की चैन वापस घूमकर उसे फिर से अटैक कर देती है। ली संग कहता है लड़के तुम्हें क्या लगा था ये कोई नॉर्मल चैन है जो सीधी आएंगे? कांग दूर जाते हुए यही सोच रहा होता है, मैं इसे जितना अवॉइड करने की सोचता हूँ वो उतनी स्पीड से अटैक करता है। कांग जैसे तैसे करके जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन ली संग की चैन पेड़ों को तोड़ते हुए उसके पास ही आ रही होती है। कांग सोचता है इसकी चैन काफी पावरफुल है। वो चैन आकर कांग पर लग जाती है, जिससे कांग को काफी चोट लगती है। हे तुमने क्या सोचा था, तुम इसे प्रेडिक्ट कर लोगे? बिल्कुल नहीं।
और यहाँ कांग को हर जगह से चैन से अटैक हो रही होती है। वो ना तो उसे डॉज कर पा रहा होता है और ना ही ब्लॉक कर पा रहा होता है। कांग सोचता है मुझे कुछ तो करना होगा, तभी अपने पूरे स्ट्रेंथ से उसकी चेन पर पैरों से अटैक कर देता है, जिससे उसकी चेन डिफ्लेक्ट हो जाती है। ली संग सोचता है क्या मेरी चेन डिफ्लेक्ट हो गई। तब तक कांग उसके पास पहुंच गया होता है और अपने हाथों से ही उसके चेन को तोड़ देता है। हाँ, इस बंदे ने बिल्कुल मेरी चेन के सबसे कमजोर हिस्से में अपना हाथ चलाया, जिससे मेरी चेन टूट गई। इम्पॉसिबल। और तब तक कांग उस पर एक और जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो खुश होकर कहता है बुड्ढे इंसान, अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ गई। उसके सारे एग्जीक्यूटिव ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं इस लड़के ने ताइजिन ग्रुप के टॉप ऑफिसर को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। तभी ली सांग अपनी चेन को मरोड़ते हुए कहता है तुमने मुझे इस पंच को मारकर एक खुशी दी है लड़के, जल्दी से अपना नाम बताओ। बूढ़े इंसान, अब तुम मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे हो। मेरा नाम कांग गाय हो। आज मैं तुम्हें क्रैश करके अपने ड्रीम का पहला कदम रखूंगा। ली सांग पूरे एनर्जेटिक होते हुए कहता है हाँ, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा लड़के, कांग गाय हो। और अपनी कमीज फाड़ देता है और कहता है एज अ डायरेक्टर ऑफ ताजिन ग्रुप मैं तुम्हें यह कहता हूँ, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो एक्ट 1 तुम्हारे ऊपर से हटा दिया जाएगा, तुम वापस गेम के अंदर आ जाओगे। ये सुनते ही कांग कहता है ये हुई ना बात। और वो दोनों अपने मुखों से मुक्का मिला देते हैं, जिसके टकराने से खतरनाक वाला फोर्स निकलता है। दूसरी तरफ ताइजिन कंट्रोल टावर में स्क्रीन के ऊपर सारे एग्जीक्यूटिव यही देख रहे होते हैं कि अब माहौल गर्म होने वाला है। चोजंग कहता है ली संग ने फाइट का अनाउंसमेंट कर दिया है, हम लोग इस फाइट के बीच नहीं आ सकते, आप लोगों को ही कुछ करना होगा। टॉप ऑफिसर सैम बस स्माइल करते हुए कहता है इसे भी मुझे ही साफ करना होगा। और यहाँ उन दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट चल रही होती है। कभी कांग ली पर भारी पड़ रहा होता है तो कभी ली कांग पर। इसी बीच ली संग कहता है बहुत दिनों बाद ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है जो कभी मुझे अपने लीडर से मिलती थी। अमेजिंग, मुझे मजा आ रहा है। और ये बोलते हुए कांग पर एक तगड़ा पंच मार देता है, जिससे कांग दूर जाकर गिरता है। वो कांग को ठीक से गिरने भी नहीं देता और उसके सर को पकड़ते हुए कहता है तुम मुझे उसी इंसान की याद दिला रहे हो, और उसके सर को पकड़कर जमीन में धंसा देता है। इसके काउंटर में कांग अपने हाथों को जमीन में रखते हुए उस पर किक से अटैक कर देता है। आहा, मोटे इतने भी जल्दी क्या है। ली सांग को इस तरह मार खाते हुए देखकर उसके एग्जीक्यूटिव भी सोच रहे होते हैं ये लड़का ली सांग को अच्छा टक्कर दे रहा है। वो दोनों किसी पागल की तरह आपस में पंच से पंच लड़ा रहे होते हैं, जिसे दोनों के ही फेस पर तगड़ा चोट लग रहा होता है। ये दोनों अपने सर को सर से लड़ा रहे होते हैं। ली सोचता यहाँ से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, और यहाँ कांग सोचता चाहे मेरी हड्डियां टूट जाए मैं गिव अप नहीं करने वाला। वो दोनों चिल्लाते हैं मुझे जीतना है, ये विक्ट्री मेरी ही होगी। और वो दोनों फिर से अपने अटैक्स को एक दूसरे पर करने लगते हैं। इसका इम्पैक्ट दूर तक फील हो रहा होता है। जैसे ही वो लोग अपने फाइनल अटैक करते हैं वैसे ही एक धमाका होता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। उन दोनों के अटैक्स को टॉप ऑफिसर सैम ने अपने बस दोनों हाथों से रोक लिया होता है। यहाँ में सैम की एबिलिटी के बारे में तो नहीं बताया जाता, लेकिन सैम कहता है हे तुम लोगों ने बहुत फाइट कर ली, अभी से यहीं रोक दो। और दोनों को किक करते हुए दूर कर देता है। और ये देखकर सारे एग्जीक्यूटिव ली कांग भी सोच रहे होते हैं ये बुड्ढा काफी पावरफुल है। वो कहता है और अगर तुम लोग ऐसे ही फाइट करते रहोगे तो तुम दोनों की जान जा सकती है। वो दोनों अभी भी नहीं रुकते हैं और एक दूसरे को फिर से मारने जाते हैं, लेकिन तभी सैम अपनी एक एबिलिटी साउंड वेव का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाता है, जिसे खतरनाक वाली प्रेशर पड़ती है और वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। सैम कहता है ताजिन टॉप ऑफिसर ली, क्या तुम्हें पता नहीं तुम एक कंट्रोलर हो, तुम्हें इस तरह रेकलेसली एक्ट करना शोभा देता है। ये सुनते ही वो झुक जाता है और उसके साथ साथ सारे एग्जीक्यूटिव भी झुक जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे ये भूल फिर से नहीं होगी। एग्जीक्यूटिव को देखते हुए सैम कहता है कोई बात नहीं, जब ली सांगी फाइट कर रहा हो तो किसकी हिम्मत है जो बीच में आ जाए। सैम कांग को देखते हुए सोचता है ये लड़का अभी भी खड़ा है, स्ट्रांग है। कांग कहता यू लैंड मैन, मैं अभी अभी मरने से बचा। वो कहता है मुझे माफ करना लड़के, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश की थी। वो मन में सोचता मेरे ब्लो के बाद भी ये बंदा खड़ा है, ये काबिल तारीफ है। सैम आगे कहता है तुमने रूल ब्रेकर्स को एलिमिनेट किया और ली संग को चैलेंज किया। मैं टॉप ऑफिसर सासू सेंग सैम, मैं तुम्हें ये ग्रांट करता हूँ कि तुम एक्ट 1 को पास करके एक्ट 2 में जाओगे। एक एग्जीक्यूटिव कहता है इस बंदे को डायरेक्ट एक्ट 2 का पास मिल गया, वाह। दूसरा, सैम की इस बात को कोई भी ऑफिसर चैलेंज नहीं कर सकता। तीसरा कहता है ली सांग से हेड टू हेड फाइट लेना बहुत बड़ी बात थी, ये स्पेशल प्रिविलेज मिल रही है। तभी कांग बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं इस ऑफर को डिक्लाइन करता हूँ। सैम गुस्से में सोचता है क्या तुम्हें इससे भी बड़ा चाहिए। कांग नॉर्मली कहता है नहीं, मेरे पास जब कुछ नहीं था